गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक 7.8 रिक्टर स्केल के ऊपर जो है वो आपको फिलीपींस के अंदर देखने को मिलेगा। और इस अर्थक्वेक की वजह से सुनामी वार्निंग्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आएगा कि सर, इतना बड़ा अर्थक्वेक फिलीपींस में हमें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर आप इसकी लोकेशन, इसके एपी सेंटर की यहाँ पे देख पाएंगे। अब पॉइंट पता क्या है, यहाँ पर ये जो पूरा रीजन है इसको हम लोग पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। आई एम श्योर आप सब लोगों ने ज्योग्राफी के अंदर इसको पढ़ा होगा। अब यहाँ पर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में बहुत ही ज़्यादा इंटेंस टेक्टोनिक और वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है। उसका सिंपल कारण यही है कि यहाँ पर बहुत सारी जो प्लेट्स हैं ना, वो आपस में टकराती रहती हैं और इनकी मूवमेंट की वजह से, इनके इंटरेक्शन की वजह से हमें अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिल जाएंगी। अगर हम यहाँ पर स्पेसिफिकली फिलीपींस की बात करें तो आप नोटिस कर पाओगे कि यहाँ पर एक फिलीपीन सी प्लेट तो है ही है, पर उसके अलावा और जो बड़ी प्लेट्स हैं जैसे आपकी यूरेशियन प्लेट हो गया, राइट, एंड डिफरेंट डिफरेंट और जो प्लेट्स हैं वो इंटरेक्ट करती हैं, जिस वजह से इस पूरे रीजन के अंदर, इवन इंडोनेशिया हो गया या बाकी रीजन्स के अंदर जो आपके अर्थक्वेक्स हैं वो काफ़ी कॉमन है। तो अभी जो फिलहाल अर्थक्वेक आया है वो 7.8 मैग्नीट्यूड का आपको अर्थक्वेक देखने को मिला ऑफ द कोस्ट ऑफ मिंडानो, राइट। ये सदर्न फिलीपींस के अंदर ही है ये जो जगह है, एंड जिस वजह से सुनामीज का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। एंड यहाँ पर आप ट्रेंचेस की बात करो तो यहाँ पर आपको फिलीपीन ट्रेंच, एंड यहीं पर आपको यहाँ पे ऊपर आपको मेरियाना ट्रेंच भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये कुछ पॉपुलर लोकेशंस हैं एंड यहाँ पर क्यों अर्थक्वेक आते हैं, आई होप आपको समझ आया होगा। बाकी ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से आप डेफिनेटली अपना जो प्लेट टेक्टोनिक्स वाली जो पूरा चैप्टर है उसको आप अपने एंड पे रिवाइज कर सकते हो। दोस्तों, डेट है आज की 9 जून 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि हमारी टीम की तरफ से जो प्रतिज्ञा दिवस के जो ऑफर्स हैं वो लाइव हो चुके हैं, एंड इस मौके के ऊपर हमारा जो 1 ईयर कोर्स है प्रहार एंड 2 ईयर कोर्स है संकल्प, 2027 और 28 के जो कोर्सेज हैं ये दोनों आप यहाँ पे बहुत ही कम दाम के अंदर यहाँ पे अफोर्ड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो बैचेस हैं ये इंग्लिश के अंदर भी हैं और हिंदी के अंदर भी हैं, तो दोनों बैचेस आपको एक ही दाम के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इन बैचेस का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो 2029 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रारंभ बैच हमें देखने को मिल जाएगा, और इस प्रतिज्ञा दिवस के मौके पे 1 साल की यहाँ पर आपको एडिशनल वैलिडिटी भी देखने को मिल जाएगी। तो डेफिनेटली प्रारंभ बैच इंग्लिश, हिंदी तीनों में अवेलेबल है, तो डेफिनेटली आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। इनके जो लिंक्स हैं सभी के वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। नेक्स्ट दोस्तों, जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है वो है नीलगिरी तहर के रिगार्डिंग। देखो, आप पहले तो इसको पिक्चर में यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होंगे। अब ये आपका वेस्टर्न घाट्स में आपको देखने को मिल जाएगा। खासकर अगर मैं बात करूँ ना तो तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलता है। एंड इनफैक्ट यहाँ पर आपको 4 प्रोटेक्टेड रीजन्स के बारे में पता होना चाहिए जो नीलगिरी तहर के लिए फेमस है। एक है आपका इराविकुलम नेशनल पार्क केरला में, मुकुर्थी नेशनल पार्क तमिलनाडु, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, एंड कलकट मुंदुनथुरई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु। ये चारों आपके प्रोटेक्टेड रीजन्स हैं जो नीलगिरी तहर के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। अब नीलगिरी तहर की अगर आप ज़रा शेप आप अंडरस्टैंड करो तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात पता क्या है कि इसकी बॉडी के ऊपर आपको हॉर्न्स देखने को मिलेंगे, और हॉर्न्स ना उल्टे कर्व होते हैं, इनको बोलते हैं हम बैकवर्ड कर्व वाले हॉर्न्स। दूसरी बात, इसकी जो बॉडी होती है इसको बोलते हैं स्टॉकी बॉडी। स्टॉकी बॉडी क्या होती है? ऐसी बॉडी जो काफ़ी ब्रॉड होती है, काफ़ी सॉलिड होती है, उसको स्टॉकी बॉडी बोलते हैं। एंड इसकी जो बॉडी की जो फर है ना, वो दरअसल में जो फर है वो काफ़ी स्मूथ नहीं होती, वो यहाँ पे थोड़ी रफ हमें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि ये केवल और केवल ऐसा माउंटेन अंगुलेट है जो कि आपका सदर्न इंडिया में पाया जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पर अंगुलेट का मीनिंग क्या होता है? देखो, ऐसे हर्बीवोरस होते हैं मोस्टली ये, जिनके टोस टोस की टिप्स मतलब समझते हो कि टोस का बिल्कुल आगे वाला हिस्सा, उस टिप्स पे या पीछे वाला हिस्सा, मतलब बिल्कुल एक टिप के ऊपर यहाँ पे वॉक करते हैं। तो ऐसे अंगुलेट ये एकमात्र हैं जो कि सदर्न इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं, एंड हाई एल्टीट्यूड इकोसिस्टम में ये एक फ्लैगशिप स्पीशीज है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं ये जो आपकी नीलगिरी तहर है। अब सदर्न इंडिया के अंदर खासकर आप वेस्टर्न घाट्स में आप नोटिस कर पाओगे आपको शोला फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे।
तो ये वहीं पर पाए जाते हैं 1200 से 2600 मीटर की हाइट के ऊपर एट द एलिवेशन। इसके साथ ही साथ आप नोटिस कर पाओगे तमिलनाडु का स्टेट एनिमल भी नीलगिरी तहर ही है, एंड इनको सैडल बैक के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअली पॉइंट पता क्या है कि इनकी बॉडी अगर आप नोटिस करो तो बहुत सारे जो मेल होते हैं ना, उनकी बॉडी के ऊपर ग्रे कलर का जो पैच होता है वो देखने को मिलता है, उसी वजह से इनका नाम पड़ जाता है सैडल बैक। बाकी आपके जो शोला ग्रासलैंड इकोसिस्टम है वो कैसे हैं, कैसे मतलब उनकी हेल्थ कैसी है, उसको इंडिकेट करने के ऊपर इनका बहुत ज़्यादा रोल रहता है, इसलिए इनको इंडिकेटर स्पीशीज के तौर के ऊपर भी हम यहाँ पे देखते हैं। इनका आईयूसीएन स्टेटस आपको इंडेंजर्ड देखने को मिल जाएगा और डब्ल्यूपीए के अंतर्गत इनको शेड्यूल 1 में यहाँ पे रखा गया है। अभी पता क्यों डिस्कशन हम इसकी कर रहे हैं, क्योंकि इसका अभी फिलहाल यहाँ पे सर्वे हुआ है, हमने इनकी पॉपुलेशन एस्टिमेट करने की कोशिश करी है। लास्ट ईयर भी दोस्तों एक सर्वे हुआ था, तब इनकी जो पॉपुलेशन थी वो 1303 आई थी तमिलनाडु के अंदर। अब ये पॉपुलेशन 1303 से बढ़कर तमिलनाडु में 1364 हो चुकी है, तो यानी कि लगभग एक अच्छा खासा आपको इंक्रीज देखने को मिल जाएगा पिछले साल के मुकाबले, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। तो 4.68% का इंक्रीज आपको देखने को मिल जाएगा। एक बात आप और ध्यान रखना कि जो आपकी अन्नामलाई हिल्स है ना, मेजॉरिटी आपकी तमिलनाडु के वहीं पर आपको देखने को मिल जाती हैं, 45% के लगभग आसपास। कुछ इश्यूज भी आते हैं, इनको फेस होते हैं, जैसे अगर आप बात करोगी, जैसे ना कुछ प्लांट्स हैं जैसे लेंटाना, कमारा एंड आपका वेटल। एक्चुअली पता क्या है, ये आपके कुछ इन्वेजिव स्पीशीज हैं, जैसे वेस्ट इंडियन लांटाना, ठीक है। वेटल जो होता है वो आपके अकैकिया जो श्रब्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, उनके लिए नाम रखा जाता है। तो ये बहुत तेजी से फैलते हैं, जिस वजह से इनका इम्पैक्ट नीलगिरी तहर के ऊपर भी आ सकता है। फिर जैसे जैसे प्लांटेशन बढ़ते रहेंगे उससे इनकी हैबिटेट कम कम होती रहती है, उसका भी इम्पैक्ट आता है, क्लाइमेट चेंज की वजह से भी इनको परेशानी आती है, राइट। एंड आज के समय हमने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर यहाँ पे लॉन्च किया हुआ है, जहाँ पर इनकी हम पॉपुलेशन वगैरह का एस्टिमेट करते हैं, इनको कंजर्व करने की कोशिश करते हैं। तमिलनाडु और केरला मिलकर भी यहाँ पर इनके रिगार्डिंग सर्वे करते हैं, जैसे आपका वरुदय एक मोबाइल ऐप आपको देखने को मिल जाएगी जो रियल टाइम बेसिस के ऊपर इनके रिगार्डिंग डेटा कलेक्ट करती है। तो ये कुछ बातें थी नीलगिरी तहर के बारे में जो आप सबको पता होनी चाहिए। आगे आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा E85 रोल आउट इन इंडिया। अब पहली बात तो आप लोग एथेनॉल के बारे में जानते होंगे, मैंने कई बार आप लोगों को एथेनॉल के बारे में डिस्कशन किया है। दोस्तों एथेनॉल कुछ नहीं होता, ये बेसिकली अल्कोहल ही होती है। बेसिकली ये एक्चुअली आप कह सकते हो इट इज़ अ टाइप ऑफ अ बायोफ्यूल। बायोफ्यूल क्या होता है, जो कि हमें लिविंग से मिलता है, चाहे वो आपके प्लांट्स हैं, आपके एनिमल्स हैं, उनसे हम जो आपका फ्यूल ऑब्टेन करते हैं। अब अगर मैं बात करूँ ना एथेनॉल की, तो एथेनॉल मोस्टली आपका एग्रीकल्चर सोर्सेज से, जैसे आपका शुगर केन हो गया, कॉर्न हो गया, मेज़ हो गया, इन सब से मोस्टली आपका एथेनॉल बनता है। और जब मैं बात करता हूँ एथेनॉल ब्लेंडिंग की, इसका मतलब पता क्या है कि जैसे आपका पेट्रोल हो गया, तेल के साथ आपने यहाँ पे क्या कर दिया, एथेनॉल को मिक्स कर दिया। अब सवाल आता है क्यों मिक्स क्यों करते हैं। देखो उसके कई फायदे हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने एथेनॉल की ब्लेंडिंग करी पेट्रोल के साथ, तो उस केस में फ़ायदा ये होगा कि आपने क्योंकि एथेनॉल इस्तेमाल कर लिया, तो ऑयल जो चाहिए है, जो तेल चाहिए होगा वो कम हो जाएगा। तो हमने पता क्या किया, जैसे अभी हमारे पास E20 फ्यूल है, हम 20% ब्लेंडिंग करते हैं, तो पिछले 10 साल के अंदर अगर हम बात करें ना, तो हमने 1.84 लाख करोड़ फॉरेन एक्सचेंज में हमने सेव किए हैं, और 302 लाख मेट्रिक टन ऑफ क्रूड ऑयल इंपोर्ट को हमने रिप्लेस किया है। क्योंकि आप नोटिस करो, अगर हम एथेनॉल का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो कच्चे तेल का इस्तेमाल थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, हमने उसी की तो ब्लेंडिंग करी है। तो हम जो फ्यूल इस्तेमाल करें उसमें एथेनॉल की अगर मात्रा ज़्यादा होगी तो क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट कम होगी। तो हमने लगभग 300 लाख मेट्रिक टन क्रूड ऑयल इंपोर्ट यहाँ पे कम करवाया, जिस वजह से हमारे पास डॉलर्स बहुत ज़्यादा अच्छे खासे बच पाए। बाकी इसके अलावा ये जो आपका इथेनॉल ब्लेंडिंग से जो फ्यूल आता है ना, ये कंपैरेटिवली थोड़ा सस्ता भी हो सकता है, हालांकि इंडिया में फिलहाल नहीं है, पर जो नया E85 हम रोल आउट करने जा रहे हैं ये काफ़ी कम होगा, ठीक है। सरकार ने बोल दिया है कि हम यहाँ पे E85 फ्यूल लॉन्च कर रहे हैं, तो ये फ्यूल जो है कंपैरेटिवली सस्ता होगा, जो नॉर्मल आप लोग पेट्रोल वगैरह भरवाते हो उससे लगभग 20 रुपये सस्ता। बाकी क्योंकि हम एथेनॉल कर रहे हैं तो इस वजह से यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी इसकी कंपैरेटिवली आपको कम देखने को मिल जाएगी, लगभग 61% कम होती हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशन, तो वो भी एक फ़ायदा है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो किसानों के लिए भी मदद है, क्यों, क्योंकि देखो किसानों के पास जो शुगर केन वगैरह है या उसके जो बाकी बचे हुए चीज़ें हैं उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो किसानों के लिए भी इनकम आपकी बढ़ेगी, रिन्यूएबल फ्यूल भी एक तरह से हम इसको देख पाओगे, राइट। तो ये सारे इसके फ़ायदे आपको देखने को मिल जाते हैं।
तो इसी वजह से हमने अब E85 फ्यूल यहाँ पे हम इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। E85 में लगभग 80-85% आपका एथनॉल होगा और 15 से 20% या 14 से 19% के आसपास आपको पेट्रोल देखने को मिल जाएगा। अभी हम जो इस्तेमाल करते हैं ना अपनी गाड़ियों में, वो E20 के आसपास है कि मतलब उसमें 20% एथनॉल होता है, बाकी 80% पेट्रोल होता है। बट हमने इसमें बहुत बड़ा शिफ्ट लाने की कोशिश करी है। तो फिलहाल के लिए ऐसा होगा कि देश भर के अंदर कुछ 48 ऐसे आपके पेट्रोल पंप्स होंगे जहां पर ये होगा। अगले साल 500 आउटलेट्स हो जाएंगे, मतलब इस साल के एंड तक 500 हो जाएंगे, अगले साल के एंड में 5000 हो जाएंगे। पर ऐसा नहीं है कि सारी की सारी गाड़ियां E85 फ्यूल यहाँ पे भरवा पाएंगी, ऐसा नहीं है। ये केवल वही व्हीकल्स के लिए है जो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स हैं, जो E20 से लेके E100 के बीच में किसी भी फ्यूल के ऊपर रन कर सकते हैं। सिर्फ उन्हीं गाड़ियों में होगा जो बेसिकली जो नई गाड़ियां आई हैं। तो पुरानी वाली गाड़ियां हैं ना, उनमें अभी इतनी क्षमता नहीं है, उनके इंजन इस तरह के नहीं है कि वो ये सारी चीज़ें हैंडल कर पाएँ। तो फिलहाल ये कुछ एक गाड़ियों के लिए होगा, इसलिए लिमिटेड जगह के ऊपर इसको फिलहाल स्टार्ट किया जाएगा। आगे जाके और हम इसको यहाँ पे एक्सपेंड करते रहेंगे, तो डेफिनेटली तेल भी सस्ता मिलेगा एंड सरकार को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। इसीलिए E85 फ्यूल को यहाँ पे भारत देश के अंदर रोल आउट किया जा रहा है। बाकी देखो एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे ये उठता है कि यार देखो, हम एक तरफ बात करते हैं हाइड्रोजन फ्यूल की, एक तरफ फिर आपने फ्लेक्स फ्यूल या फिर E85 की बात कर रहे हो। तो दोनों में अंतर है क्या? देखो अंतर तो बिल्कुल है। जैसे नाम में ही है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करेंगे। फ्लेक्स फ्यूल वाले व्हीकल होते हैं वो E20 E85 इस तरह से ये सारी चीज़ें ब्लेंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। फिर और क्या फ़र्क आता है? देखो हाइड्रोजन फ्यूल सेल का केवल और केवल आपका आउटपुट आता है वाटर वेपर। तो ये प्योरली काफ़ी ज़्यादा आपका अच्छा है एनवायरनमेंट के लिए। E85 व्हीकल्स ये भी अच्छे हैं, पर ऐसा नहीं है कि ज़ीरो कार्बन डाइऑक्साइड है। थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन तो होता ही है। हाइड्रोजन के अंदर ऐसा नहीं होता। हाइड्रोजन फ्यूल की दिक्कत पता क्या है? पहली चीज़ तो ये महंगा है, उतना आसान नहीं है इसको यहाँ पे प्रोड्यूस करना। जबकि अगर हम बात करें फ्लेक्स फ्यूल वाले व्हीकल्स, तो वो व्हीकल्स कंपैरेटिवली सस्ते होंगे, हाइड्रोजन व्हीकल्स कंपैरेटिवली महंगे होंगे। हाइड्रोजन के लिए हमें यहाँ पे प्रॉपर नया इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बनाना होगा। E85 के पास ऑलरेडी काफ़ी हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बस थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज करके हम वो काम कर सकते हैं। तो देखो दोनों के अपने अपने फ़ायदे और दोनों के अपने अपने नुकसान भी हैं, और हम यहाँ पे दोनों के लिए यहाँ पे काम भी कर रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन के लिए हमारा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, उसी तरह से E85 के लिए हमारे पास ई एथनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम भी है। तो हमारी कोशिश है कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज ऑप्शंस हों, ताकि हम आगे जाके हमारे पास प्रॉपर एनर्जी सिक्योरिटी और ज़्यादा शानदार हमारे यहाँ पे बन पाए। आगे आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। समझते हैं। देखो एक्चुअली हमारे जो मेजर अभिलाषा बराक जी है ना, इनको यहाँ पर ये अवार्ड मिला है, यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों? देखो इनके शानदार इनका जो काम था उस वजह से। आप लोगों को ना पता होगा लेबनन के बारे में, राइट? एक्चुअली पॉइंट पता क्या है, मैं इधर आपको पिक्चर में दिखाता हूँ। देखो लेबनन आपको पता है, इसराइल आपको पता है यहाँ पे, राइट? अब लेबनन और इसराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी लंबे समय से चलता ही आ रहा है। अब इस चीज़ के लिए यूनाइटेड नेशन ने यहाँ पर, जो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स होती है ना, उनका भी मिशन चल रहा है। उसको हम जानते हैं UNIFIL के नाम से, यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनन। तो कोशिश यहाँ पे इसकी ये है कि लेबनन के अंदर हम शांति इस्टेब्लिश कर पाएँ। खासकर अगर हम बात करें सदर्न लेबनन की, यहाँ पर इसराइल और लेबनन के बॉर्डर के ऊपर यहाँ पर पीस एंड स्टेबिलिटी हम इंश्योर करना चाहते हैं। तो 1978 के अंदर ये जो आपका मिशन था यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनन। अब इसका पर्पस यही था कि भाई वहाँ पे जो हॉस्टिलिटीज़ हैं वो हम यहाँ पे उनको मॉनिटर करें, हर एक चीज़ को, वहाँ आम लोगों को यहाँ पे हम प्रोटेक्शन दे पाएँ, ठीक है ना, वहाँ पर पीस एंड स्टेबिलिटी इंश्योर करें। उसके लिए हमने यहाँ पे किया था, और इसके लिए UNSC के जो रेजोल्यूशंस हैं 425 एंड 426 भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब पॉइंट आता है कि UN की कोई परमानेंट फोर्स तो है नहीं, वो तो अलग अलग देशों से आती है, बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ना आज के समय की, तो इस फोर्स में लगभग 7,500 के आसपास पीस कीपर्स हैं अलग अलग देशों से। जैसे इटली हो गया, इंडोनेशिया हो गया, स्पेन हो गया, और ऐसे ही भारत चौथे नंबर पे है यहाँ पर अपने जो पीस कीपर्स को डिप्लॉय करने के कॉन्टेक्स्ट में। तो भारत ने बहुत ही शानदार काम किया यहाँ पे, ठीक है ना। और उसी में एक थी कौन? आपकी जो मेजर अभिलाषा बराक। अब इन्होंने क्या किया मेजर अभिलाषा बराक जी ने, कि वहाँ पर जो लेबनान में महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, उनके लिए बहुत ही शानदार काम किया। उनको प्रोटेक्ट करने के अंदर, उनकी आवाज़ को यहाँ पे
बुलंद करने के अंदर यहाँ पे काम किया। जैसे इन्होंने यहाँ पर एक इनिशिएटिव लॉन्च किया, लेबनान जेंडर इनिशिएटिव। ये एक एआई ड्रिवन प्लेटफॉर्म था जहाँ पर किसी महिला को मान लो वायलेंस फेस करनी पड़ी है तो वो आराम से रीच आउट कर सकती हैं बहुत ही कॉन्फिडेंशियली। तो उसका फ़ायदा यही हुआ कि वहाँ की महिलाओं की जो स्थिति है वो पहले के मुकाबले बेहतर हुई है। एंड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हमारे देश की मेजर अभिलाषा बराक। सो दैट इज़ वाई यहाँ पर इनको ये अवार्ड यहाँ पे दिया गया है, यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। प्लस एट द सेम टाइम देखो, भारतीय आर्मी की जो पहली महिला कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट हैं वो भी दरअसल में मेजर अभिलाषा बराक जी ही हैं। सो दैट इज़ वाई ये अवार्ड जो है इनको दिया गया है। बाकी ये आप समझ चुके होंगे कि कोई भी ऐसा स्टेप अगर किसी के द्वारा लिया जाता है जिसके माध्यम से जेंडर इक्वालिटी या फिर वुमेन सिक्योरिटी एंड पीस का जो एजेंडा है यूएन पीस की मिशन का, उसको प्रमोट किया जाता है तो उसको यहाँ पर इस अवार्ड से सम्माना जाता है। राइट। तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में यही आएगा कि क्या पहले भी कभी किसी इंडियन को ये मिला है? जवाब है बिल्कुल हाँ। जैसे अगर हम बात करें 2023 की, तो उस टाइम हमारे जो देश की मेजर राधिका सेन है, उन्होंने भी यहाँ पर कॉन्गो के अंदर, ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन का मिशन है कॉन्गो के अंदर, वहाँ पर भी बहुत शानदार सर्विस दी थी, तो उनको भी यहाँ पर ये अवार्ड मिला था। राइट। तो इस तरह से भारत के लोग बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं दुनिया भर के अंदर, और इस वजह से यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड मिला। और इससे पहले भी आपका एक डैग हैमरस्कोल्ड जो मेडल है वो भी हमें यहाँ पे भारत के पीस कीपर्स को मिल चुका है। भारत के पीस कीपर्स ने बहुत ही शानदार काम किया। जैसे आप नोटिस कर पाओगे कि 2,90,000 से भी ज़्यादा हमने जो हमारे पीस कीपर्स हैं यहाँ पर कंट्रीब्यूट किए हैं यूएन के लिए सिंस 1953। फिर अलग अलग 50 यूएन मिशंस के अंदर हमारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। हमने फोर्स कमांडर्स, मिलिट्री एडवाइज़र, सीनियर मिशन लीडरशिप हमने यूएन ऑपरेशंस को दी है। एंड इवन अगर हम बात करें महिलाओं की भी, तो फीमेल जो वुमेन का रोल है वो भी पीस कीपिंग ऑपरेशंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है भारत का। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। आगे आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, आप लोग लैंड पोर्ट समझते हो? होता पता क्या है, जैसे बॉर्डर वाला रीजन है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, ठीक है, वहां पर आपको कुछ पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। अब मान लो इंडिया से बांग्लादेश जाना है या बांग्लादेश से इंडिया आना है, तो कुछ ऐसे इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर कुछ पॉइंट्स होंगे जिसके माध्यम से आपके लोगों की मूवमेंट या आपके जो भी आपने कार्गो भेजना है उसकी मूवमेंट यहाँ पे इंश्योर करी जाती है। उसमें बहुत सारे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स आते हैं, बहुत सारे लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आते हैं, उसी को बोलते हैं हम क्या? लैंड पोर्ट। अब भारत के टोटल 15 लैंड पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे कुछ हमारे बांग्लादेश के साथ हैं, कुछ नेपाल के साथ, कुछ पाकिस्तान के साथ, कुछ भूटान के साथ, कुछ म्यांमार के साथ। जैसे म्यांमार के साथ हमारा जो मोरे आपको देखने को मिल जाएगा, ये एक लैंड पोर्ट है। फिर ऐसे ही भूटान के साथ दरंगा असम में है। पाकिस्तान में अगर हम नोटिस करो तो पंजाब का अटारी। एंड सिमिलरली अगर हम बात करें पंजाब में ही पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग एट डेरा बाबा नानक। नेपाल के साथ आपका रक्सौल बिहार में, जोगबनी बिहार में, रुपीदिया ये आपका यूपी में देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही बांग्लादेश की बात करें, यहाँ पर तो कई सारे हैं। जैसे आपने पेट्रापोल का बहुत फेमसली नाम सुना होगा, वेस्ट बंगाल में आपको ये सबसे बड़ा लैंड पोर्ट आपको साउथ एशिया में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगरतला त्रिपुरा में, डाउकी मेघालय में, सुतरकांडी असम में, शिमंतापुर आपका त्रिपुरा में, सबरूम त्रिपुरा में, मनकचार असम में, गोलकगंज असम में। तो टोटल इस तरह से 15 ऑपरेशनल लैंड पोर्ट्स आपको आज के समय देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब हम पता क्या कर रहे हैं, हमने इन सब चीज़ों को इंटीग्रेट करने की कोशिश करी, और उसी वजह से हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसका फ़ायदा पता क्या होगा कि जो भी ऑपरेशंस हमारे अलग अलग लैंड पोर्ट्स में हो रहे हैं उनको हमने एक सिंगल सिस्टम में यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। अब इससे फ़ायदा पता क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल कस्टम्स का काम होता है, इमिग्रेशन का काम होता है, सिक्योरिटी एजेंसीज ने कुछ अपनी चेकिंग वगैरह करनी होती है, कुछ अप्रूवल्स चाहिए होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, वो सारा का सारा काम अब काफ़ी हद तक ऑनलाइन हो जाएगा। चीज़ें डिजिटलाइज हो जाएंगी, सिंगल विंडो क्लियरेंस हो पाएगा। तो पहले जो बहुत ज़्यादा परेशानी आती थी ना, वो परेशानी अब काफ़ी कम हो जाएगी। किसी को कुछ अपना बातचीत के लिए स्लॉट बुकिंग करनी है, अपने काम को दिखाना है, या फिर अपना, ठीक है, अपना जो भी कार्गो है उसको सेंड करना है, तो आप ऑनलाइन स्लॉट बुक कर सकते हो। कोई लाइनों में बहुत ज़्यादा लगने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन पेमेंट की जा सकती है, कार्गो ट्रैकिंग हर एक चीज़ यहाँ पे कर जा पाएगी। तो इसके माध्यम से देखो, हमारा जो बॉर्डर मैनेजमेंट है वो भी अच्छा हो पाएगा। प्लस एट द सेम टाइम जो फ्री मूवमेंट है गुड्स की या सर्विसेज की या लोगों की, उनको हम यहाँ पे और ज़्यादा आसान यहाँ पे बना पाएंगे। ये सारा काम कौन देखता है इस तरह की चीज़ों का? इट इज़ डन बाय
लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ही अंतर्गत यहाँ पे अथॉरिटी आती है और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि इसको यहाँ पे लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 2010 के माध्यम से बनाया गया था। इसका काम यही है कि हमारा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको डेवलप करता है, उसको और अपग्रेड करता है। हमारी जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट होती हैं उसको यहाँ पे और बेहतर बनाया जाता है, उनका प्रॉपर मैनेजमेंट देखना, ठीक है ना, वहाँ ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो, टाइमिंग यहाँ पे कम लगे, हर एक चीज़ यहाँ पे इंश्योर करने की कोशिश करता है ताकि स्मूथली हर एक काम यहाँ पे हो पाए। तो ये कुछ बातें थी लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और आपका लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में जो हमें क्लियर होनी चाहिए। अब रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स के बारे में, तो यस इसको यहाँ पे अवार्ड मिला है, दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। फिर सुराताल की बात करें या जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि 100th रामसर साइट है, पर ये आपके उत्तर प्रदेश के जो बलिया डिस्ट्रिक्ट है वहां पर आपको देखने को मिलती है, ना कि बिहार में। तो सेकंड यहाँ पे गलत हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स की, तो भारत ने देखो इस जो कन्वेंशन को ज्वाइन किया था वो 1982 में यहाँ पे ज्वाइन किया था। उस टाइम आपका चिलिका लेक, कोलादो नेशनल पार्क, उनको यहाँ पे डेजिग्नेट किया गया था। तो थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है। इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस ISWAP, ये अफगानिस्तान में नहीं बल्कि आपका वेस्ट अफ्रीका, यानी कि अगर मैं बात करूं आपका जो लेक चैड के आसपास का रीजन है, आपका नाइजेरिया, नाइजर, चैड, कैमरून, वहां पर आपको देखने को मिलेगी एक्टिवली। तो यहाँ पर चौथा स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। एंड जो लास्ट स्टेटमेंट की बात करें ऑपरेशन लंगड़ा की, तो यस ये बिल्कुल अपने आप में करेक्ट स्टेटमेंट देखने को मिल जाती है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद।